जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्लस। और अभी हम लोगों ने ये श्रृंखला अपनी शुरू की है कहानी इतिहास की, जिसमें हम लोग भारत के मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट बोला जाता है, आधुनिक भारत के इतिहास की जिसमें बात की जाती है, जो यूरोपियों के भारत में आगमन से शुरू होता है, उसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने चर्चा की कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से यूरोपी भारत आए थे, उनके भारत आने का पीछे का प्रमुख कारण क्या था, वो क्या वजह थी कि वास्को डी गामा कालीकट पे आए थे, या भारत के लिए एक सी रूट को खोजने की क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी। तो हम लोगों ने उसके प्रमुख कारणों को देखा और हम लोगों ने वहां पे ये भी डिस्कस किया कि जब ये पुर्तगाली यहां पे आए तो इसमें कब कौन सा वायसराय आया और किसकी क्या उपयोगिता थी और किसने क्या क्या चीजें दी थी। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में हमको पढ़ना है पुर्तगालियों की भारत में आने के बाद जो वो एक कंपनी के रूप में यहां पे आए थे, लेकिन फिर उनका जो एक प्रारूप बना शासन करने का, धीरे धीरे चीजों को अपने कब्जा में लेने का, उसके लिए उन्होंने कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी, आज हम लोग उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कहानी इतिहास में, जहां हम लोग इतिहास को कहानी के रूप में सुन रहे हैं। और आप सभी बच्चों से मेरी ये एक अपील भी है कि जो मैं पॉइंट्स इसमें आपको बता रहा हूं, कुछ एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें आप जरूर से नोट डाउन करते हुए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए और इसी से आपकी तैयारी भी होती चले। और एक बात और बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि ये अपना एक जो कहानी इतिहास की सीरीज है, ये अब लगातार अभी चलेगी आपके, जब तक कि अभी हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास खत्म नहीं कर लेते तब तक के। तो आइए देखते हैं हम लोग फिर यहाँ पे कि पुर्तगालियों की नीतियों में जो पहली नीति थी यहाँ पे, वो नीति कौन सी थी इनकी? नीले जल की नीति। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब आप कहीं पे जाते हैं और शासन करना चाहते हैं, तो आपको अपने पहले वर्चस्व को स्थापित करना पड़ता है, ताकि लोग आपको स्वीकार करें, अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाना हो। तो उसके लिए आपको अलग अलग नीतियां अपनानी पड़ती हैं। तो पुर्तगालियों ने भी यही काम किया। उन्होंने क्या किया, कुछ नीतियां बनाई और उस नीतियों पे चलते हुए धीरे 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 अपने साम्राज्य को यहां पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की। आपको पता होगा कि पुर्तगाली सबसे पहले थे जो भारत आए थे। कब आए थे? 1498 में। लेकिन ये सबसे अंतिम थे जो भारत से वापस गए थे 1961 में। आपको पता है कि भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी पुर्तगालियों का गोवा, दमन और दीव पर कब्जा था। और 1961 में भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई करके ही पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से भगाया था। यानी सबसे पहले आने वाले कौन? पुर्तगाली। और सबसे अंतिम में जाने वाले कौन? वो भी पुर्तगाली। तो इतने लंबे शासन काल में उनकी जो नीतियां थी, आइए उस नीतियों पे हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी नीति थी। इसमें सबसे पहली नीति जो आती है वो आती है आपकी नीले जल की नीति। इसको शांत जल की नीति भी कहा जाता है। और जो इसकी शुरुआत भारत में हुई थी, वो शुरुआत हिंद महासागर के जल क्षेत्र पे, जो एक पूरा ओशियन टेरिटरी थी, जल क्षेत्र था, उस पे कब्जा करने को लेकर हुई। अल्मीडा ने इसकी नींव को रखा था, इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसका जो बड़े स्तर पे विस्तार किया था ना, वो अल्बुकर्क ने किया था। और इसीलिए अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जब इन लोगों ने शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति को अपनाया, तो इन्होंने अपनी टेरिटरी घोषित कर दिया था उतने परिक्षेत्र को समुद्री। यानी अब आपको अगर व्यापार करना है तो अब आपको, आज जैसे टोल चुकाते हैं आप, पहले चुंगी हुआ करती थी, ध्यान होगा आपको।
तो वैसे ही चुंगी कह लो, टोस्ट कह लो, उस तरीके से कार्टेज की नीति को इन्होंने अपनाया, और जिसको आप इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो परमिट बोलते हैं, एक तरह से समझ लो कि परमिट लेना पड़ता था, यानी परमिशन लेनी पड़ती थी आपको कि हमको भाई इस रास्ते से, जो जल का ये रास्ता है, यहां से हमको व्यापार के लिए जाना। इसीलिए इस नीति को परमिट व्यवस्था भी कहा जाता है, या लाइसेंस की व्यवस्था भी कहा जाता है, कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता था उस रूट पे बिजनेस करने। इसकी शुरुआत जो पुर्तगालियों ने की वो गोवा में की, जहां इनका मुख्यालय था। यहीं से जो पुर्तगाली थे वो इसकी फीस, इसका शुल्क लेते थे, और हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए व्यापारियों को कार्टेज, ध्यान रखिएगा शब्द को, कार्टेज, ये जारी करते थे। और आप इस बात को और जानिएगा कि जो अकबर है ना, अकबर ने भी पुर्तगालियों से परमिट खरीदा था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अकबर ने भी क्या किया था, अकबर ने भी पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदा था व्यापार करने के लिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, पूछता है ये क्वेश्चन कि किस मुगल शासक ने कार्टेज को खरीदा था पुर्तगालियों से। इसके बाद इन्होंने जो नीति अपनाई थी, वो नीति इनकी आर्मेडा की नीति थी। आर्मेडा का जो बेसिक मतलब होता है, आप कह लो जिसकी नौसेना होती थी, जो इसका बेसिक मतलब होता था, है ना, जिसकी नौसेना होती थी, उसका बोलते थे कार्टेज, और नौसेनापति होता था वो। और इसके पास एक जहाज का बेड़ा होता था, और ये जहाज का बेड़ा हिंद महासागर में व्यापार कर रहे व्यापारियों की समुद्री डाकुओं से सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता था। और इस क्षेत्र में जो अवैध व्यापार होते थे, उनपे भी क्या करता था ये, उनपे भी ये नजर रखता था। तो ये हमारी तीन नीतियां थी जो पुर्तगालियों ने अपनाई थी, नीले जल की नीति, कार्तेज की नीति, और आर्मेडा की नीति। नीले जल की नीति आपने समझा, हिंद महासागर पे टेरिटरी अपना, उसको कब्जा, उसका दिखाना हमारी टेरिटरी यहां तक है। कार्टेज क्या था, एक परमिट था, वो परमिट देना व्यापार करने के लिए उस क्षेत्र में। और आर्मेडा क्या था, आप कह सकते हैं जो एक उनको डिफेंस देना, मतलब उनकी आत्मरक्षा के लिए, या आत्मरक्षा तो नहीं बोलेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए। आर्मेडा जो नौसेना का एक जहाजों का बेड़ा था, जिसको ये देते थे, जो भी कार्ट्रिज लेके मतलब आता जाता था उसके लिए। क्योंकि जब आप किसी से टैक्स लेते हैं तो सुविधा तो देनी पड़ेगी ना। आज सरकार हमसे टोल टैक्स लेती है तो हमें रोड अच्छा देती है, तब लेती है, वरना कौन देगा बताइए, खराब रोड पे टोल टैक्स नहीं देंगे हम। ठीक है, तो इसीलिए जब इन्होंने भी ये कार्टेज की नीति को अपनाई, टैक्स लेना शुरू किया, परमिट देना शुरू किया, फीस लेना शुरू किया, उसके उसमें शुल्क लिया, तो इनको भी अब कुछ तो उनको सुविधाएं देनी थी, तो इन्होंने ये सारी सुविधाएं उसमें सम्मिलित की। अब पुर्तगाली जब भारत आए थे तो अपने साथ कई सारी ऐसी चीजें थे जिसको ये लेके आए थे भारत। जैसे, ध्यान से सुनिएगा, पूछता भी है क्वेश्चन में, काजू, बादाम, ठीक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, लीची, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीची का अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, पपीता, और तंबाकू। अब तंबाकू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आप मुगल साम्राज्य से जोड़ेंगे, ये जहांगीर के समय में जो था, तंबाकू का यहां पे प्रारंभ हुई थी, खेती कह सकते हैं आप, क्या उत्पादन कह सकते हैं। फिर इसके बाद आलू, टमाटर, मूंगफली, मक्का, और जो मैकेनिकल घड़ी, यांत्रिक घड़ी होती है वो, और प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए भी एक बात जान लीजिएगा कि इन्होंने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो था वो 1556 में गोवा में स्थापित किया था। ठीक है, सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट बताया मैंने, लीची पहला, वो भी पुर्तगालियों की देन है, प्रिंटिंग भी है, और प्रिंटिंग में क्या था, 1556 में इन्होंने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस जो अपना है वो स्थापित किया था। ठीक, फिर अल्फांसो आम जो है, और अवरलैंडी, और जुआनी परेरा, इस नाम का जो आम है, ये तीन तरह के आम है, अल्फांसो, अवरलेडी, और जुआनी परेरा। ये तीन आम है, ये भी किसकी देन है, ये भी पुर्तगालियों की देन है। इनकी स्थापत्य कला, जिसको गॉथिक शैली बोलते हैं, वो भी वो यहां पे लेके आए। ये यूरोप की बड़ी प्रसिद्ध एक स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चरल है। इस शैली में होता क्या था कि बड़े बड़े दरवाजे होते थे, और बड़ी बड़ी जालीदार खिड़कियां लगाई जाती थी, बड़ी बड़ी, मतलब ध्यान रखिए, बड़ी बड़ी, ये इसकी खासियत हुआ करती। ये आप ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी कि इनमें से कौन सी एक चीज है जो गॉथिक शैली का
प्रारूप नहीं है या गौथिक शैली में सम्मिलित नहीं है या है, इस तरह से क्वेश्चन को पूछ सकते। ठीक, तो क्या था इसमें, दरवाजे जो थे वो बड़े बड़े होते थे और जालीदार खिड़कियां भी बड़ी बड़ी लगाई जाती थी। और इस शैली में जो स्मारक थे ना या भवन थे, उनके स्तंभ या पिलर जिसको आप कहते हैं, उसका स्वरूप भी बहुत विशालकाय होता और दीवारें काफी मोटी मोटी होती थी। और एक बात और खास है कि इसमें लिंटल की भी व्यवस्था होती। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा, इसका देखो सबसे बड़ा कारण ये था ना, जो पुनर्जागरण हुआ था यूरोप में, रेजोनेंस हुआ था, उसकी वजह से ये काफी अपने आप को और एडवांस जिसको आप कहते हैं वो करते जा रहे थे, अपनी हर चीज को अच्छा करते हुए जा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, इनकी देन थी, इनकी नीतियां थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि पुर्तगालियों का भारत में पतन होना शुरू हो जाता, एक वो समय भी आता है। तो उसके लिए भी कुछ चीजें हैं जो जिम्मेदार हैं, और वो क्या है जिम्मेदारी? जैसे धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी। मतलब ये केवल व्यवसाय से या व्यापार से मतलब नहीं रख रहे थे, अब ये धर्म के मामले में भी हिंदुस्तान के दखल देना इन्होंने शुरू किया। कैसे दखल दिया? तो ये ईसाई धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे, ईसाई धर्म को इन्होंने बढ़ावा दिया। इन्होंने इस अपने जो धार्मिक मामले थे उनके निपटारे के लिए, जो इनकी राजधानी जिस इन्होंने गोवा में बनाया था, वहां पर एक धार्मिक न्यायालय की स्थापना की थी। 1556 में हुआ था, ध्यान रखना इसको। धार्मिक न्यायालय जो इन्होंने बनाया था 1556 में, एक धार्मिक न्यायालय की भी क्या हुई, स्थापना। अब सोचिए कितना ये धर्म को अपने स्थापित करना चाह रहे थे। और इनकी जो धार्मिक कट्टरता की नीति थी, इनके पतन का मुख्य रूप से कारण बनती है। और ऐसा कई जगह हमको उल्लेख मिलता है, कई इतिहासकारों ने भी इसका उल्लेख किया है कि इसी नीति का उपयोग करते हुए इन्होंने हिंदू मंदिरों को नष्ट भी किया कई जगह। तो देखिए, एक चीज बड़ा होते, जब किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ होता है ना, तो फिर लोग आपको मानना छोड़ देते हैं, अगर आप उनकी आस्था को नहीं मानते। और यही गलती किन्होंने की, पुर्तगालियों ने की। तो धार्मिक असहिष्णुता भी जो एक इनकी नीति थी, ये बहुत बड़ा कारण बनी। दूसरी नीति जो इनके पतन का कारण बनी, वो लूटपाट की नीति थी। पुर्तगालियों ने भारत में अपने लूटपाट का, इन्होंने इसको अड्डा बना दिया। तो पश्चिम बंगाल में जो हुगली है ना, वहां पे इन्होंने इसको अड्डा बना दिया अपना लूटपाट। यहां पे जो पुर्तगाली भारतीय शासक और जो राजकुमार थे, उनका अपहरण कर लेते थे, उनको अपहरण करके रखते थे। और जो आप रैंसम आज देख रहे हैं ना, फिरौती, वो मांगा करते थे। इसलिए भी भारतीयों के मन में क्या हुआ, पुर्तगालियों का जो था वो अपने आप को जोड़ नहीं पाए और अपना आप अस्तित्व को यहां भारतीयों के मन में नहीं बैठा पाए, इसलिए इनका तिरस्कार होना शुरू हो गया। तीसरा जो प्रमुख कारण है इनके पतन का, वो है डच और अंग्रेज। उस समय डच और अंग्रेज भी आ गए थे इनके बाद, तो उनसे जो प्रतिस्पर्धा थी, वो भी एक बड़ा प्रमुख कारण था। हालांकि जो पुर्तगाली थे, इन्होंने हिंद महासागर में अपना दबदबा स्थापित कर लिया था, लेकिन जब ये अपने से बड़े नौसैनिक शक्ति जैसे डच और अंग्रेज से जब इनका सामना हुआ, तब ये पिछड़ने लगे, पीछे होने। क्योंकि पुर्तगालियों के मुकाबले डचों और अंग्रेजों की जो नौसेना की शक्ति थी, वो बहुत ज्यादा विशाल थी, बहुत प्रबल थी, इन कंपैरिजन टू पोर्तुगीज। पुर्तगालियों की अपेक्षा में बहुत बड़ी थी। हालांकि पुर्तगालियों का जो भारतीय व्यापार था, उसके अलावा अन्य देशों के साथ भी व्यापार में बड़ी रुचि बढ़ने लगी। यह भी एक कारण होता है, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि ब्राजील जाने वाले जो समुद्री रास्ते हैं उसको भी खोज लिया गया, तब इन्होंने ब्राजील के व्यापार में भी रुचि दिखाई। और इसी तरीके से कई कारण थे जो धीरे धीरे से वजह बनते गए भारतीय व्यापार से पुर्तगालियों को बाहर कर। तो जब आप फोकस्ड नहीं होते हैं, जब आप फोकस्ड होके काम नहीं करते, तो यही सारी दिक्कतें आती हैं। तब आपको धीरे धीरे उस जगह से निकालने के लिए कई कारण अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो ये हम लोग सीख सकते हैं अपनी तैयारी के लिए भी, या जो भी काम हम कर रहे हैं। तो अगर हम फोकस्ड होके नहीं चलेंगे और अगर हम
छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में नहीं देंगे तो हम धीरे धीरे क्या होंगे, उस प्रतिस्पर्धा से ही बाहर होके चले। जैसे पुर्तगाली इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद, पहले आने के बाद भी वो बाहर चले। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि इनके पतन का क्या कारण था, पुर्तगालियों की देन क्या क्या थी, ठीक है, और इनकी नीतियां क्या क्या। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, जहां पे हम लोग करेंगे बात आपके डचों के बारे में, क्योंकि अगला सेशन हमारा किस पे होगा, डच कंपनी के इतिहास के बारे में होगा। और जो डच कंपनी का इतिहास है उसके बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि डच कंपनियों का क्या क्या इतिहास है और वो भारत में आके उन्होंने क्या क्या चीजें की थी और क्या क्या बातें उन्होंने यहाँ पे उन्होंने अपनाई और कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने यहाँ पे आने के बाद स्थापित करने की कोशिश को किया था। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने अगले सेशन। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, कहानी इतिहास के दूसरे दिन के सेशन में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को जय हिंद।